नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जो किसान उन्नत किस्मों का चयन करके मूंगफली की खेती करते हैं, वे किसान अधिक उपज भी लेते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं। तो किसान भाइयों, आप मूंगफली की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से करें इसकी खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं गोविंदगढ़ जयपुर के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। तिलहनी फसलों में मूंगफली फसल का विशेष योगदान है। इसकी खेती के लिए अपन को जो पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। इस खेती को करने के लिए पहले अपन गर्मी की जुताई कर लें। गर्मी की जुताई पूर्ण होने के पश्चात अपन जो है वो विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि अपने खरपतवार वगैरह इस खेत में पहले से कितने हैं और कितने होने की संभावना है। तो अपन क्या है कि पहले खरपतवारों को ध्यान में रखते हुए इसके बुआई की प्रिपरेशन चालू करें। एक बात और भी है, जैसे मौसम का भी अपन को ध्यान देना है। मूंगफली की फसल में विशेष तौर से अगर जब बरसात में जहाँ पानी रुकता है खेत में, तो पानी की निकासी भी ज़रूरी है। अगर जब पानी रुका हुआ रह गया तो उसमें क्या है कि पीलापन आ जाएगा और मूंगफली की पैदावार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर अपन जो ही अपन टाइम पे जो है सीजन पे अपन मूंगफली की बुआई करें, उससे पहले अपने पास आदान की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। जैसे अपन अच्छी क्वालिटी का बीज लें, उन्नत बीज लें और अपने पास जो है वो उर्वरक समुचित मात्रा में संतुलित उर्वरक होना चाहिए। संतुलित उर्वरक के मद्देनज़र अपन ये जानते हैं कि जो जैसे फास्फोरस और पोटाश उर्वरक जो पहले दिए जाते हैं उनको कूड़ में दे दिया जाए, इसके बाद में उसकी बुआई करें। इसके साथ साथ इसमें सल्फर की आवश्यकता होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए अपन जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिप्सम में जो है वो अपना सल्फर मिल जाता है अपनों और ये कैल्शियम मिल जाता है। तो इसलिए इसमें जो तेल वाली जो तिलहनी जो फसल हैं उनमें जो है ना ये बहुत गुणकारी है। तो सल्फर और कैल्शियम मिलने के बाद इसमें ग्रोथ अच्छी होती है, पीलापन नहीं आता मूंगफली, और मूंगफली अपन को अच्छी पैदावार देती है। राज्य में हल्की मिट्टी के लिए मूंगफली की विस्तारी किस्में RS1, M13, MA10 जिसे चित्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 50 से 51% तक होती है। इसके अलावा RG 151, GG2, SB11, TAG 24 तथा DH 83 झुमका किस्में उपयुक्त रहता है। मध्यम तथा दोमट भूमि के लिए अर्ध विस्तारी किस्में RSB 87, RS 138 तथा RG 425, RG 382, गिरनार 2 इत्यादि प्रदेश के लिए उन्नत किस्में हैं। बीज जो है, बीज का चुनाव, तो बीज जो है उन्नत क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखेंगे अपने जो बीज काम में ले रहे हैं उसकी ऑयल परसेंटेज क्या है, इसका ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपन ये भी ध्यान रखें कि आगामी जो है वो उसमें किसी तरह के कोई खरपतवार वगैरह अन्य कोई चीज़ तो नहीं है। फिर उसके पाटा दे दें और पाटा देने के बाद अपन जो है प्री मेजर अपना लें। जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करना है तो वो जर्मिनेशन से पहले जो है उसमें एक बार स्प्रे करवा दें। इसके बाद में जो है वो अपन अंकुरण का ध्यान दें। अंकुरण परसेंटेज कितना हुआ इस पे भी अपन को विशेष ध्यान देना है। पौधे से पौधे की दूरी पे भी ध्यान देना है और उसके लाइन से लाइन की दूरी भी अपन को मेंटेन करनी है। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न,
तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। इन उपचारों के बाद 500 ग्राम राइबोजेनियम कल्चर से भी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपचार करें। ऐसा करने से परिस्थितियों के अनुसार 10 से 20 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन की बचत होती है। इतनी ही मात्रा से पीएसबी के कल्चर से बीज उपचार करने से भूमि में उपलब्ध फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। मूंगफली की फसल में अगर अपन बीज की मात्रा जो देखते हैं तो उसमें 80 से 100 किलो बीज जो है प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं अपन। ये जो है अपन इस पे डिपेंड करता है कि अपना जो बीज है वो झुमका किस्म का है या अपने जो फैलने वाली किस्म है। अगर जो फैलने वाली किस्म है तो 80 किलो काम में ले लें और अगर झुमका किस्म है तो 100 किलो काम में ले लें। इसके साथ साथ ही अपन जो ही मतलब थोड़ी सी उसमें 2-2 4-4 पत्ती हो तो अपन को विशेष ध्यान देने की बात है उसमें खरपतवार तो नहीं हो गए हैं। अगर जो खरपतवार हो रहे हैं तो खरपतवारों को जो है ना उसी टाइम मतलब अपने यूँ मानते हैं कि जैसे उसमें जो है ना वो सूलियाँ निकलती हैं, सूली निकलने से पहले जो है ना अपन खरपतवार का नियंत्रण कर दें और उसके बाद में अपन को जो है वो उसको छेड़ना नहीं है। जैसे पौधा सेट हो रहा है उसी हिसाब से रखना है। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। अपने देखते हैं कि भाई अपने खेत में जो है वो मूंगफली की जो है उस अच्छी तरह से ग्रोथ हो गई, मूंगफली बढ़ गई है तो अपन इस चीज़ का ध्यान रखें किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है। जैसे पीलिया रोग है, पत्ते पीले पीले हो जाते हैं या फिर किसी तरह का कोई डिजीज या वायरस तो नहीं है। या फिर बाद में अपन ये देखें कि इसके अंदर जो है नीचे वो सफ़ेद लट तो लगी हुई नहीं है तो सफ़ेद लट के लिए वो क्लोरोपाइरीफास काम में ले सकते हैं। तो और अपन जैसे पीलिया रोग है तो उसके लिए सल्फर युक्त रसायन काम में ले सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो है अपन एक बार जो है 0.1% का स्प्रे करवा दें या फिर सल्फर जो है ऊपर से जो है उसका भी छिड़काव करवाएं। तो इस तरह से ये जो है मूंगफली की फसल अपन को अच्छी इनकम देगी, अच्छी पैदा देगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो लाभ जरूर मिलेगा, जिसमें इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए न केवल कोरोना के कहर से बच सकते हैं बल्कि फसलों से अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के गांव रायसन निवासी रविंद्र कुमार, जो कई वर्षों से नेट हाउस में खीरे की सफल खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। ने जो खीरा लगाया है ये 4000 स्क्वायर मीटर में लगा हुआ है 1 एकड़ में, और इसमें जो 1 एकड़ में लगा हुआ है 9000 के आसपास में पौधे लगे हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर है और बेड से बेड की दूरी 90 सेंटीमीटर है। परंपरागत खेती को छोड़कर आज कई किसान नवीन कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती में मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कोरोना के चलते अब किसान भाई भी कुछ चिंतित जरूर हैं। लेकिन इस महामारी में किसान भाई भी देश के साथ हैं। कृषि की इन आधुनिक तकनीकों में एक तकनीक है नेट हाउस। और जो अभी मार्केट के अंदर जो खीरा जा रहा है, जैसे कि पहले रेट अच्छा मिल जाता था, 10 से 15 रुपये तक के आ जाता था, लेकिन एक कोरोना वायरस को लेकर जो आज की उसमें डेट में हम किसानों को रेट मिल रहा है 5 से 6 रुपये के आसपास में हमें रेट मिल रहा है। और इस पे किसानों पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन जो हम ओपन में खेती करते थे, हम अपनी खेती होती थी गेहूं जीरी की, उससे देखे तो उससे कहीं ज़्यादा मुनाफेबंद है। हमारा जो ये खर्चा है इस पे 25 लाख रुपए का अपना टोटल खर्चा है। बागवानी विभाग ने इसके ऊपर 65% सब्सिडी दी हुई है और फसल के ऊपर इसके ऊपर उसने 50% सब्सिडी दी हुई है। अच्छे उत्पादन के लिए इन्होंने फसल में हफ्ते में 2 से 3 बार सिंचाई की और उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग किया। हम इसके अंदर जो खाद है वो सारा टोटल ड्रिप इरिगेशन के अंदर आता है। वेंचुरी के अंदर जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट होती है उसी के तहत इसमें अपना खाद दिया जाता है। और जो है इसमें 19 जितने भी पोटास, मैग्नीशियम, जितने भी तत्व है पौधे की आवश्यकता अनुसार इसको दिया जाता है। जिसमें घुलनशील उर्वरक 19-19-19 3 किलोग्राम,
1261 3 किलोग्राम, 13-045 2 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, 0.05 3 किलोग्राम आदि को ड्रिप के माध्यम से सप्ताह में एक बार देते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर हम खुले में खेती करते हैं गेहूं जीरी की, उसमें खाद वगैरह ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, लेकिन उसमें इतनी मात्रा में खाद नहीं लगता। वो पौधों को रेगुलर उसी के पास में उसकी क्वांटिटी के अनुसार दिया जाता है। हमने यहाँ पर प्रॉपर जैसा कि स्वास्थ्य के लिए बताया गया है, उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। सबसे पहले जब में आते हैं, अपने मजदूर लोग आते हैं यहाँ पर लेबर के, तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और उनको प्रॉपर मास्क दिए हुए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि भाई जैसा डॉक्टर लोगों से या कृषि विभाग से अनुमति लेकर उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाए। और अगर कभी में घर से भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अगर घर पे से हम खेतों में से घर जाते हैं तो प्रॉपर क्या होता है, अपने जूतों को बाहर निकालना और कपड़ों को बाहर निकाल के फिर गर्म पानी में नहाना और हाथों को साबुन वगैरह से या सैनिटाइज वो करना प्रॉपर। उसको जो भारत सरकार ने भी एक स्वास्थ्य के लिए कराया हुआ है उसके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं 1 मीटर का। अगर हमें इस महामारी से बचना है तो मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, तभी हम इस कोरोना वायरस के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। खीरे की तुड़ाई आपस में एक तय दूरी बनाकर करते हैं। अभी तक 100 क्विंटल उत्पादन मिला है। औसतन मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम मिला है, जिससे उन्हें 1 लाख रुपए की कुल आमदनी हुई, जबकि इसकी उत्पादन पर उनका कुल खर्च करीब 35,000 रुपए आया। इस लिहाज से उन्हें 65,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम धौबलाई, जिला जयपुर के किसान शिव कुमार ने। आप पशुओं में परजीवियों की समस्या के निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो शिव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो किसान भाई, हमारे जो भी हम पशु रख रहे हैं दूध उत्पादन की दृष्टि से, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उनमें हम इन परजीवियों के प्रकोप से बचाने के लिए सबसे पहले हम परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है, जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं, जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे, जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं, अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। किलनी करता क्या है कि ये हमारे जानवर के शरीर में ये चिपक जाता है और ये बीमार जानवर से ये स्वस्थ जानवर में उनके खून के माध्यम से बीमारियों को फैलाता है। तो ये अंडे के लार्वे जो जाकर के जो हमारे छुपे होते हैं
वो उनके हम चूने का या जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट है उनका प्रयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इससे वायु परजीवी से, इसके अलावा दूसरा हमारा है मक्खी और मच्छर। ये भी वाहक होते हैं, जो भी ये जहाँ हमारे गोबर इकट्ठा हुए हैं या कूड़े करकट हैं या मूत्र हैं, जानवरों के गोबर है, तो ये वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से वहाँ से फैलते हैं। वहाँ से ये उड़ करके जो हमारे बीमार जो पशु है उसके खून को ये चूसते हैं और उसके खून में जो लार्वा हमारे जो हमने बताया वायु परजीवी के हैं, वो उससे फैल करके जाकर के बीमारियाँ, जो कि बीमारी सबसे ज़्यादा सर्रा बीमारी आज के किसानों को भाई समस्या होती है कि यह पता नहीं चलता है, जानवर 24 घंटे खूंटे में बंधा और सुबह आपको मृत दिखाई देता है। तो यह बीमारी वही खून में जो हमारे बीमार पशु के खून से ये चूस करके मक्खी मच्छर और स्वस्थ पशु में पहुंचा देते हैं। तो ये किलनी और जो जू मच्छर है, ये बहुत तेज़ी से वायु परजीवी के जो जीवाणु हैं वो हमारे स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंचा देते हैं और ये बीमारी को फैलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह वायु परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टेपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स। ये 3 प्रकार से अंतः परजीवी जो पशुओं के शरीर में जो ये पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके बहुत तेज़ी से और इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। तो इसकी सावधानी के रूप में बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतः परजीवी वायु परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजाल, फेबेंडाजाल, नीलजान जो हमारे हैं, इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी आ गया है कि वायु अंतः परजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध हैं, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे, अथवा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या आपकी जानकारी नहीं है तो कम से कम बरसात से पहले और बरसात के बाद ज़रूर हम वायु अंतः परजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो आगे आने वाली जो हमारा उत्पादन है या पशु को स्वस्थ रख सकते हैं और अनेक रोग बीमारियों वायु परजीवी या अंतः परजीवी के द्वारा जो फैलने वाली है उससे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उन्नत तरीके से करे धान की स्वस्थ नर्सरी की तैयारी। अधिक उपज के लिए सिंचाई की जल की जांच है जरूरी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।